हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर है। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने बड़ा फैसला लेते हुए नॉर्थ सीरिया से अपनी फौजें वापस बुलाने का फैसला लिया है। हाल ही में रूस की पहल पर मॉस्को में 11 साल बाद तुर्की और सीरिया के डिफेंस मिनिस्टर्स की मुलाकात हुई थी। इसमें रूस समेत तीनों मुल्कों के डिफेंस मिनिस्टर्स और नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार मौजूद थे। साथ ही इजराइल से खबर है कि शिद्दत पसंद सरकार ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी के यूनाइटेड नेशंस में दबाव की वजह से इजरायली कब्जे पर इंटरनेशनल कोर्ट की राय मांगे जाने के बाद फिलिस्तीनियों के खिलाफ कई सख्त फैसले लिए हैं। इसमें फिलिस्तीनी अथॉरिटी को दिए जाने वाला टैक्स आमदनी का हिस्सा रोककर उन इजरायलियों को देने का फैसला किया गया है जिन पर फिलिस्तीनियों ने हमले किए हैं। इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमर बिन गवीर, जिन्होंने हाल ही में मस्जिद अल अक्सा का दौरा करके तनाव बढ़ाया था, अब उन्होंने इजरायली जेल का दौरा करके ये देखने की कोशिश की है कि फिलिस्तीनी कैदियों की हालत बेहतर नहीं होनी चाहिए। आज के इस एपिसोड में हम इन दोनों खबरों की तफसील से बात करेंगे। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना न भूलें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। तुर्की ने सीरिया और रूस के साथ हुई बातचीत के बाद नॉर्थ सीरिया से अपनी फौज को पूरी तरह से वापस बुलाने का फैसला किया है। तुर्की की फॉरेन पॉलिसी में ये बड़ी तब्दीली बताई जा रही है। लंदन से काम करने वाली खबरों की वेबसाइट मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने सीरियाई अखबार अल वतन के हवाले से ये खबर दी है। इस अखबार ने दमिश्क में एक नामालूम सोर्स का हवाला देते हुए कहा है कि हाल ही में मॉस्को में हुई तुर्की, सीरिया और रूस के डिफेंस मिनिस्टर्स की मुलाकात के नतीजे में तुर्की की सीरियाई इलाकों से अपनी फौजों को पूरी तरह से वापस लेने की रजामंदी हुई है, जिसने सीरिया के नॉर्थ के इलाकों पर कब्जा किया हुआ है। खबर के मुताबिक तुर्की कई दूसरी मांगों पर भी राजी हुआ है, जिसमें सीरियाई सॉवरेनिटी का एहतराम करना और अलेप्पो से लताकिया तक नॉर्थ सीरिया में M4 हाईवे को पूरी तरह से खोलना शामिल है। सीरिया और तुर्की इस बात पर भी राजी हुए हैं कि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK और नॉर्थ ईस्ट सीरिया में इसके मुतालिक मिलिशिया ग्रुप्स अमेरिका और इजराइल के एजेंट हैं और ये कुर्द ग्रुप्स तुर्की और सीरिया दोनों के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। खबर में आगे कहा गया है कि इसके अलावा सीरिया और तुर्की इस बात के लिए भी रजामंद हुए हैं कि तीनों सरकारें ये यकीनी बनाने के लिए मिलकर कमीशन कायम करेंगी ताकि मॉस्को में किए गए समझौतों पर अमल किया जा सके। मीटिंग और उसके नतीजों के बारे में बात करते हुए तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर हुलूसी अकार ने हाल ही में मीडिया से कहा था कि किसी को ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि एक ही मुलाकात में सब कुछ हल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि तुर्की सीरिया के साथ सुलह की कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत जारी रखने के लिए राजी हो गया है, जो मुमकिना तौर से एक जॉइंट एंटी टेररिज्म कैंपेन की शक्ल इख्तियार कर सकता है। अगर हम ऐसा करके डिफेंस और सिक्योरिटी से मुताल्लिक अपनी मुश्किलात को हल कर सकते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट मॉनिटर का कहना है कि यह समझौता दोनों मुल्कों के बीच महीनों सुलह की कोशिशों के नतीजे में आया है। इसके साथ ही रजब तैयब एर्दोगान और उनकी सरकार की तरफ से सीरियाई सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए प्रोटेस्टर्स पर की गई सख्त कार्रवाई के बाद बशार अल असद सरकार से ताल्लुक नहीं रखने की तकरीबन 10 साल पुरानी पॉलिसी बदल गई है। तुर्की सीरियाई अपोजिशन को सपोर्ट करता रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई सीरियाई लोग, खास तौर से रेफ्यूजी और बेघर हुए लोग और मुल्क के नॉर्थ के इलाकों में रहने वालों के लिए तुर्की की पॉलिसी में तब्दीली अपनी रेवोल्यूशन के साथ धोखे के तौर पर देखी जा रही है। सीरिया के नॉर्थ के इलाकों में प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, खास तौर से इस वजह से कि हुकूमत के अफसरान अक्सर वापस आने वालों को हिरासत में लेने, टॉर्चर करने और सिविल वार से पहले बेघर होने वालों को मारने के लिए बदनाम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर सीरियाई लोगों के जरिए ऐसे हैशटैग और पोस्ट सामने आए हैं जिसमें कहा गया है कि वो असद सरकार के साथ सुलह कबूल करने और फिर से उसके जुल्म बर्दाश्त करने के बजाय मरना पसंद करेंगे। आपको बता दूं कि हाल ही में अमेरिका ने कहा था कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के फॉरेन मिनिस्टर के हालिया सीरिया दौरे के बाद असद के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने को वो सपोर्ट नहीं करता। अमेरिकी सीनेट की विदेशों के साथ ताल्लुकात के मामला देखने वाली कमेटी के
सीनियर रिपब्लिकन सीनेटर ने अमीराती फॉरेन मिनिस्टर के हालिया सीरिया दौरे की नुक्ताचीनी की थी और कहा था कि इससे पाबंदियों का खतरा है और यूएई की साख को नुकसान पहुंचा है। आपको बता दूं कि 28 दिसंबर को मॉस्को में तुर्की, सीरिया और रूस के डिफेंस मिनिस्टर्स और नेशनल सिक्योरिटी सलाहकारों की अचानक मीटिंग हुई थी, जिसका पहले से ऐलान नहीं किया गया था। 11 साल पहले 2011 में सीरियाई जंग की शुरुआत के बाद से यह तुर्की और सीरिया के मिनिस्टर्स की पहली मुलाकात थी। अंकारा में डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया था कि बातचीत के दौरान सीरिया क्राइसिस, रेफ्यूजी प्रॉब्लम और सीरियाई इलाके में मौजूद टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ मिलकर कार्रवाई की कोशिशों पर फोकस रहा है। यह भी तय किया गया है कि तीनों मुल्कों के बीच मुलाकातें जारी रहेंगी। अब से पहले तुर्की ने सीरियाई प्रेसिडेंट बशार अल असद के मुखालिफों को सपोर्ट किया है, जबकि असद हुकूमत ने नॉर्थ सीरिया में तुर्की के कब्जे की मजम्मत की है। अब तक तुर्की कहता रहा है कि उसने कुर्द टेररिस्ट ग्रुप्स को अपने बॉर्डर से दूर रखने के लिए 2016 से शुरू की गई फौजी कार्रवाई के नतीजे में नॉर्थ सीरिया के इलाकों पर कब्जा किया हुआ है। उधर हाल ही में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के फॉरेन मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने दमिश्क में सीरिया के प्रेसिडेंट बशार अल असद से मुलाकात की है, जिस पर अमेरिका ने असद हुकूमत के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल किए जाने की मुखालिफत की है। अमीरात के फॉरेन मिनिस्टर ने दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात को बहाल करने और बढ़ाने पर बात करने के लिए 2 साल में दूसरी बार सीरिया में बशार अल असद से मुलाकात की है। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एक अफसर ने सऊदी अरब के अल अरेबिया अखबार के नुमाइंदे से बात करते हुए कहा है कि असद हुकूमत के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने के मामले में हमारे रुख में कोई तब्दीली नहीं है, हम इसको सपोर्ट नहीं करते। आपको बता दूं कि 2011 में सीरिया में बशार अल असद सरकार के खिलाफ गैर मुल्कों की सपोर्ट वाले ग्रुप्स के जरिए हंगामे शुरू होने के बाद अरब लीग ने सीरिया को बाहर कर दिया था और इस इलाके के कई मुल्कों ने दमिश्क से डिप्लोमेटिक ताल्लुकात तोड़ लिए थे। हाल के बरसों में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, मिस्र और जॉर्डन समेत कई गल्फ और अरब मुल्क सीरिया के साथ ताल्लुकात बहाल करने के लिए आगे बढ़े हैं। सऊदी अरब के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी पिछले तकरीबन 1.5 साल पहले सीरिया का दौरा कर चुके हैं। ऐसी खबर है कि तुर्की जल्द ही रजब तैयब एर्दोगान और सीरिया के प्रेसिडेंट बशार अल असद के बीच मुलाकात की तैयारी कर रहा है। उधर खबर है कि फिलिस्तीनी प्रेसिडेंट महमूद अब्बास को यूनाइटेड नेशंस में हाल ही में मिली कामयाबी के बाद इजराइल फिलिस्तीनी अथॉरिटी को मिलने वाली टैक्स आमदनी में से रुकावट खड़ी करने के साथ कुछ पाबंदियां भी लगाएगा। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक फिलिस्तीनी अथॉरिटी के दबाव के बाद ही यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल कोर्ट से फिलिस्तीनी जमीन पर इजराइल के कब्जे के बारे में कानूनी राय पूछी है। अब इजराइल की कैबिनेट ने फैसला लिया है कि जो पैसा फिलिस्तीनी अथॉरिटी को दिया जाता रहा है वो उन इजरायली लोगों को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा जिन पर फिलिस्तीनियों ने हमले किए हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक सिक्योरिटी कैबिनेट ने कल यूनाइटेड नेशंस में फिलिस्तीनी अथॉरिटी की कामयाब पहल के जवाब में फिलिस्तीनी अथॉरिटी के खिलाफ पाबंदियों के एक सिलसिले को मंजूरी देने के लिए वोटिंग की है। इजराइल में एक हफ्ते पहले बनी शिद्दत पसंद सरकार के आने के बाद फिलिस्तीनी अथॉरिटी के खिलाफ यह बहुत बड़ा कदम समझा जा रहा है। अब से पहले की इजरायली सरकार और अमेरिका भी फिलिस्तीनी अथॉरिटी को मजबूत करने की पैरवी करते रहे हैं। अब तक फिलिस्तीनी अथॉरिटी इजरायली एजेंट के तौर पर काम करती रही है और ख़ास तौर से मई 2021 में इजराइल फिलिस्तीन जंग के बाद और उससे पहले भी वेस्ट बैंक से बहुत से फिलिस्तीनियों की गिरफ्तारी महमूद अब्बास की पुलिस के जरिए ही कराई जाती रही है। अब इजराइल की नई सरकार में वोटिंग की गई है कि अगर फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने इंटरनेशनल सतह पर इजराइल के खिलाफ कैंपेन जारी रखी तो उसके खिलाफ बहुत सी पाबंदियां लगाई जाएंगी। इसी बीच इजरायली सरकार में नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमर बिन गवीर ने फिलिस्तीनी कैदियों की हालत में सुधार ना हो ये यकीनी बनाने के लिए नाफा जेल का दौरा किया है। जेल की इमारत में सुधार के बाद हाई सिक्योरिटी नाफा जेल के मिनिस्टर के दौरे को हमास ने मुजरिमाना बर्ताव कहते हुए मजम्मत की है। जेल से भागने की कोशिशों को रोकने के लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। 2017 में हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक यह तय किया गया था कि हर एक कैदी के पास सेल में कम से कम 4 स्क्वायर मीटर यानी 43 स्क्वायर फुट
रहने की जगह होनी चाहिए। बेन गवीर ने जेल का दौरा करने के बाद कहा है कि मैं ये यकीनी बनाने के लिए कल नाफा जेल गया था कि नई कैदियों की सेल बनाने के नतीजे में यहूदियों के कातिलों को बेहतर हालत ना मिल सके, और मुझे ये देखकर खुशी हुई कि इजराइल जेल सर्विसेज उनकी हालत में सुधार करने का इरादा नहीं रखती है। आपने देखा कि किस तरह से मिडिल ईस्ट के हालात लगातार तेजी से बदल रहे हैं। तुर्की ने नॉर्थ सीरिया से अपनी फौजों की वापसी का फैसला लेकर बड़ी तब्दीली का इशारा दिया है। इसमें रूस की कोशिशें शामिल हैं। इससे यह भी इशारा मिल रहा है कि रजब तैयब एर्दोगान अमेरिका और उसके साथियों की दोस्ती से थक चुके हैं और अब वो पड़ोसी सीरिया के साथ ताल्लुकात सुधारना चाहते हैं। 2011 के बाद दाइश के टेररिस्ट तुर्की के रास्ते से ही सीरिया और इराक पहुंचे थे। इन दोनों मुल्कों की तबाही में नेटो फौजी अलायंस का मेंबर तुर्की काफी हद तक जिम्मेदार है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की एक और साजिश नाकाम हो जाएगी। दूसरी तरफ इजराइल में शिद्दत पसंद लीडर्स जो कि इस बार बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हुकूमत में आए हैं, वो हालात बहुत ज्यादा बिगाड़ सकते हैं। लेकिन अब तक फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स हिजबुल्लाह और ईरान की तरफ से जिस तरह का रिएक्शन आया है, उससे लगता है कि इजराइल की मौजूदा सरकार भी बहुत कुछ नहीं कर पाएगी। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर रखे हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।